और खबरों की शुरुआत संसद भवन से, जहां पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां आज करीब दोपहर 1 बजे के आसपास लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा में से कूदे। दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। एक शख्स ने तो जूते से निकालकर कलर स्मोक स्प्रे किया। इस दौरान संसद में अफरा तफरी का पूरा माहौल मच चुका था। आपको अब दिखाते हैं तस्वीरें। सांसद इधर उधर यहां पर भागने लगे थे। हालांकि सांसदों ने दोनों शख्स को वहां पर तुरंत पकड़ भी लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों लोग जो पकड़े गए हैं, मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से यहां पर आए थे। इसी दौरान संसद परिसर के बाहर एक युवक और युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया। दोनों ही तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपी पुलिस हिरासत में फिलहाल हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी की नारे भी लगाए। आपको सुनवाते हैं। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, तानाशाही। इसके बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की जांच चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। और दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी उठाया। संसद के अंदर आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई। मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है कर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious. और सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में संसद की सुरक्षा में चूक का मामला उठा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की घटना पर यहां भी चिंता जताई और गृह मंत्री के बयान की मांग भी की। यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे हैं, तो गैस वहां पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था ना। ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं। शहीद दिवस आज ही मनाए हैं और आज ऐसा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर सुरक्षा के मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ये बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एक चर्चा हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को
गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। और इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, आज संसद में क्या कुछ हुआ और अभी क्या अपडेट है आपके पास? आज ही के दिन 2001 में संसद में अटैक हुआ था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराया गया। जितनी आसानी से लोग पहले अंदर बाहर जा सकते थे वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से ये सुरक्षा के इंतज़ाम जो किए गए हैं उस पर सवाल उठ गया। वो ऐसा हुआ कि जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा था उस समय दो लोग विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद पड़े। उनके हाथ में था जो उसको कहते हैं कलर बॉम्ब, यानी कि पूरा धुआं निकला। हालांकि वहाँ पे जो सांसद बैठे हुए थे और वहाँ पे जो वॉच एंड वार्ड्स था उन्होंने दौड़कर उनको दोनों को पकड़ लिया, एक पुरुष और एक महिला, और दोनों को पकड़ के बाहर लेके गए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले इन दोनों ने ये स्लोगन दिया कि तानाशाही बंद करो। बाद में जो एक साउंड बाइट महिला ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है और इसीलिए कोई उनका सुनने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। लेकिन अब बहुत सवाल इस बात पे उठते हैं कि सबसे पहले अगर आपने देखा होगा जो कलर बॉम्ब है वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा, वो जूते के अंदर इतनी आसानी से लेके कैसे जाया गया। दूसरी बात यह है कि जब हम विजिटर्स गैलरी के लिए जाते हैं सबसे पहले मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी जांच होती है। सबसे पहले आपका जितना भी सामान है उसको फ्रिस्क किया जाता है, आपका बॉडी फ्रिस्किंग होता है, उसके बाद आपका तस्वीर लेके एक सिक्योरिटी बारकोडेड पास बनाया जाता है। उसके बाद हर लेवल पे सिक्योरिटी का एक ऑफिशियल रहता है जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे बैठना है। और मीडिया को तो फिर भी सेलफोन अलाउड है, हालांकि गैलरी के अंदर नहीं, बट जितने भी विजिटर्स हैं उनको बिल्कुल ही नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा भी लेके नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसे में ये कैसे लेके जा सके ये सवाल उठता है। उसके बाद जांच शुरू हो गई है, दोनों को डिटेन कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम की जांच हुई है और स्पीकर ने मीटिंग भी बुलाई है और सभी पार्टियों के लोगों ने, सांसदों ने ये सवाल उठाया कि सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और इसका जांच होना चाहिए और ये बहुत ही सिक्योरिटी एक नाइटमेयर हो सकता था। हालांकि सरकारी सूत्र बताते हैं हमें कि इसमें कोई टेरर एक्ट नहीं था। ये दो लोग थे जो इस बात से परेशान थे। इन दोनों को डिटेन किया गया और अभी और पूछताछ होगा। लेकिन हाल फिलहाल अब विजिटर्स गैलरी के लिए पासेस बनाना एकदम ही बंद हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में देश के 9 सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें 5 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात भी यहां पर की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खतरे के सामने उनका साहस और बलिदान हमारे देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम की यहां पर शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहां मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली थी। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की यहां पर शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने इन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र के, उसके अलावा समेत जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी बड़े नेता आज यहां मंच पर मौजूद आए जब मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली।
और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण तो हो चुका है अब एमपी के सीएम का, लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह का स्थल था वहां पर एक अजीब सा नजारा इस परेड ग्राउंड के बाहर देखने को मिला। यहां पर जब शपथ ग्रहण के लिए शिवराज सिंह चौहान का काफिला पहुंचा तो उनके समर्थकों ने काफिले को रुकवाया। बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक वहां पर मौजूद थे जो शिवराज सिंह चौहान से मिले और मामा मामा के नारे भी लगाए। इसमें महिलाएं थे, युवा थी, बहुत एक बड़ी संख्या थी उनके समर्थकों की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का जातिगत जनगणना का कार्ड फेल हो गया है। 2024 के लिए क्या है संकेत और क्या जनता करेगी मोदी की गारंटी पर भरोसा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मामले में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऐप के को फाउंडर रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल की गिरफ्तारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई है। जल्दी उसे डिपोर्ट करके भारत लाया जाएगा। रवि उप्पल महादेव ऐप मामले का मुख्य आरोपी में से एक है, तो वहीं इस केस का फाउंडर जो है, जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी हैं। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने नई कोशिश की है। विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है जिसके जरिए सभी एजेंसियों के साथ डाटा शेयर करना शुरू कर दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा इस वक्त है उनके पास। असीम, बताएं जरा साइबर अपराध पर कैसे लगाम लगाएगा दूरसंचार विभाग? क्या विभाग की कोशिशें सफल हो पाएंगी? देखिए, किसी भी साइबर फ्रॉड की शुरुआत सिम कार्ड हासिल करने से होती है। इस सिम कार्ड को फर्जी दस्तावेजों के ऊपर लिया जाता है और उसके बाद तो ढेर सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाया जाए, चाहे मोबाइल वैलेट्स पर अकाउंट बनाया जाए या फिर बैंक में अकाउंट खोला जाता है और उसके जरिए फ्रॉड किया जाता है। लेकिन सरकार अब इसके ऊपर चारों तरफ से हमला बोलने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर कि दूरसंचार विभाग का डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल अब बन करके तैयार हो गया है। इसके जरिए जो भी लोग सिम कार्ड लेकर के हासिल करके फ्रॉड कर रहे हैं, जो सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए हैं, उनका पता लगाना आसान हो जाएगा और बाकी सारी एजेंसियों को अलर्ट करना भी काफी आसान हो जाएगा। दूरसंचार विभाग इससे जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो मोबाइल वैलेट हो, सोशल मीडिया कंपनीज हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आधार अथॉरिटी हो या जीएसटी अथॉरिटी हो, सबको इससे अलर्ट भेजेगा और उनसे उस नंबर से जुड़े हुए सारे अकाउंट्स बंद करने को कहेगा। तो अब दूरसंचार विभाग इसके ऊपर पूरा हमला करने की तैयारी कर रहा है और अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर सारे अलर्ट्स भेज करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए सारे अकाउंट्स बंद करने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और फेड आउटकम से पहले बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधरकर थोड़ा बंद हुआ। सेंसेक्स 34 पॉइंट और निफ्टी 20 पॉइंट चढ़कर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा मार्केट के हाईलाइट्स क्या क्या रहे आज, सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए, पहले अगर बाजार की कुछ हाइलाइट्स पे नज़र डालिए तो आज एक्सपायरी का दिन था बैंक निफ्टी की, तो थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन फर्स्ट हाफ फिर भी थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ इंडेक्स कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े और ओवरऑल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर साइड पर रही सेकेंड हाफ के अंदर। मिड कैप में खरीदारी रही, स्मॉल कैप्स फर्स्ट हाफ से ही वहाँ पर सपोर्टिव थे। लेकिन जो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर में पावर शेयरों का नाम था, जहाँ पे एनटीपीसी ऐसे शेयर लीड कर रहे थे। अदानी पोर्ट या फिर हीरो मोटोकॉर्प या पावर ग्रिड, कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा एक्शन सेक्टर्स में आज रहा?
देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें या फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स या लूजर्स से आज शुरुआत की जाए तो निफ्टी के गेनर्स में एनटीपीसी, अदानी पोर्ट जैसे नाम थे जो कि तेजी के साथ आज कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट पूरा पावर स्पेस ही आज तेजी में था। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर, पावर ग्रिड करीब 2.5% के आसपास ही तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टीसीएस पूरा आईटी प्रेशर में था, तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों 2% नीचे, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% नीचे और एक्सिस बैंक ब्लॉक के बाद 1.5% की बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, एल्केम लैब और पॉलीकैप कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में टीआई इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोफोर्ज, डिक्सन टेक, टाटा एलेक्सी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में आरईसी, पीएफसी लीड कर रहे थे। एचपीसीएल, टीवीएस मोटर करीब 5% तेजी यहाँ पर रही और गिरने वाले शेयरों में बलरामपुर चीनी, टीसीएस, इन्फोसिस, लॉरस लैब्स, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बिहार की, जहां के पटना में 2 दिन के बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की शुरुआत हो चुकी है। बिहार बिजनेस कनेक्ट एक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। समिट में 40,000 करोड़ के एमओयूज होने की उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और विदेश से 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इकोनॉमिक अफेयर्स एडिटर लक्ष्मण रॉय से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, क्या कुछ मिल रही है जानकारी आपको यहाँ पर? देखिए, जब ये बिहार इन्वेस्टमेंट समिट कवर करने की बात हुई तो मेरे मन में एक कौतूहल जरूर था कि निवेशकों के मन में किस तरह की धारणा है और कितना उत्साहित है यहाँ पे निवेश करने को लेकर के। आज दिन भर मैं यहाँ पे रहा, अलग अलग सेशन रहे, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया उससे मुझे लगा कि वाकई जो परसेप्शन है वो उससे कहीं उलट हकीकत है और वाकई निवेश के लिए एक बेहतर माहौल यहाँ पे बना है। ऐसे ऐसे इंडस्ट्री के लोग आए जिन्होंने कहा कि महज 54 दिन के भीतर उनको जमीन मिल गई, 24 घंटे के अंदर बिजली का कनेक्शन मिल गया और सरकार से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जब इस तरह की बातें हुई तो जाहिर तौर पे मुझे लगा कि वाकई निवेश का एक बेहतर माहौल है जिसको सरकार यहाँ पे भुनाने की कोशिश कर रही है। और इस 2 दिनों के समिट के बाद सरकार को उम्मीद है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू यहाँ पे साइन होंगे और सरकार 4-5 सेक्टर है जिस पर खास फोकस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में वाकई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिख रही है। लेदर सेक्टर, आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर हैं जहां पे सरकार निवेशकों को बड़े पैमाने पर लुभाना चाहती है और सरकार जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेल कर रही है यानी अपनी खासियत बता रही है उनमें से एक है यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड बैंक, करीब 2000 एकड़ का लैंड बैंक है और यहाँ के ज़मीन का रेंटल भी बहुत कम है, वो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे मैन पावर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, करीब 53% आबादी की उम्र 30 साल से कम है, वो सरकार यहाँ पे बेचना चाहती है ताकि आप देखें कि यहाँ पे सस्ते में मैन पावर आपको मिलने की गुंजाइश कितनी ज़्यादा है। रॉ मटेरियल, एग्रो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा भरमार है, सिल्क इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पे गुंजाइश है। तो इस तरह के अलग अलग फैक्टर हैं जिसको सरकार अपनी एक खासियत के तौर पर निवेशकों के सामने रख रही है और ये 2 दिनों के समिट के बाद मुझे लगता है कि सरकार के सामने आने वाले दिनों में जो समिट से जो फीडबैक निकल कर आएंगे उस फीडबैक के आधार पर आने वाले दिनों में इंडस्ट्री के लिए, निवेशकों के लिए और भी कई सारे स्टेप्स के लिए एक तरह से रोड मैप निकल कर आता हुआ दिखेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और बच्चों के स्मार्टफोन हैबिट के बारे में तो हम खूब बात करते हैं, लेकिन एक सर्वे में ये पता चला है कि 90% पेरेंट्स स्मार्टफोन के चलते बच्चों को कम टाइम दे रहे हैं और इसका असर सीधा सीधा बच्चों और उनके साथ उनके रिश्तों पर पड़ रहा है। इसी पर करेंगे आज चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।